नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं भगवती प्रसाद सोनेल, प्रवक्ता इतिहास, आज आपको बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर, इसमें भी जो अपना टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मराठा। मराठा जो साम्राज्य था उसका किस प्रकार अंग्रेजों में विलय हुआ, छत्रपति शिवाजी के बाद मराठों की क्या कंडीशन थी, किस प्रकार उन्होंने उत्तर भारत में अफगानिस्तान तक छापेमारी की, राजस्थान में, आगरा में आदि की चौथ और सरदेशमुखी वसूला, किस प्रकार वहाँ पे जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ आदि के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया है। और ये इसका शायद पार्ट 4-5 होगा। क्लियर? और इसका अध्ययन हम अब करेंगे। इसमें आपको मुख्य रूप से जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो बालाजी बाजीराव के समय का पढ़ रहे हैं। बालाजी बाजीराव को उत्तर भारत में जब एम.एस. अब्दाली ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उसके लोहा लेने के लिए वह गए थे, क्योंकि दत्तोजी को बरारी घाटी की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु इन्हीं अब्दाली की वजह से हुई थी। अतः उसकी हत्या का बदला लेने के लिए मराठा ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, और जो पानीपत के मैदान में एम.एस. अब्दाली के सामने आ गई और दोनों सेनाएं आमने सामने थी। सदाशिवराव भाऊ अंत तक उनसे संधि करना चाह रहा था, क्योंकि परिस्थितिवश उनका कोई सहयोगी नहीं था। अतः रसद सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो युद्ध के अंतिम दिन तक सदाशिवराव भाऊ चाह रहा था कि उनसे संधि कर ली जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ और दोनों के मध्य युद्ध लाजमी हो गया। नजमुद्दौला ने कोई भी संधि नहीं होने दी। अतः युद्ध हुआ और युद्ध में मराठों को पराजित होना पड़ा। पराजित किस प्रकार हुए, कैसे युद्ध लड़े, इन आदि बातों का घटनाक्रम है जो आपके सामने रखा जाएगा आज, जो आप सुने ध्यान से, ताकि ये क्या परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाए और आपका एग्जाम सफल हो। तो हम आगे बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और मराठों का जो सेनानायक था उसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। जो बाजीराव का भाई का लड़का था। ठीक है, बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे सदाशिवराव भाऊ। और इनका जो प्रधान तोपची था उसका नाम था इब्राहिम खां गारदी। ध्यान रखना बच्चों, इब्राहिम खां गारदी इम्पोर्टेंट नाम है। अक्सर जीके के कंपटीशन में यह बात भी पूछी जाती है कि मराठा ने जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था तो उस समय मराठा जो सेना थी उसमें जो प्रधान तोपची था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम इब्राहिम खां गारदी था। अब हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध की, जो शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ देखिए। मराठों ने प्रातःकाल 9 बजे शत्रु पर हमला किया और इब्राहिम गारदी का तोपखाना और बड़ी बड़ी बंदूकें गोले बरसाने लगी। गारदी का पहला हमला हाफिज रहमत खां बुंदेला खां और अहमद खां बंगश पर हुआ। रोहेला बहादुरी से लड़े, किंतु इब्राहिम की तोपों के सामने 8-9 हजार को मारकर घायल कर पीछे खदेड़ दिया। यानी 8-9 हजारों को इब्राहिम खां गारदी ने मारकर पीछे खदेड़ दिया उसके तोपखाने ने। यही गर्दी रोहेला द्वंद्व 3 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद अब्दाली ने नई फौज भेज दी, जिसके साथ गारदी की फौजी की आमने सामने की लड़ाई होने लगी। गारदी के लगभग सभी सैनिक काम आ गए, यानी इब्राहिम लोदी के सभी सैनिक काम आ गए। जब यह लड़ाई चल रही थी तभी भाऊ ने अपनी तमाम घुड़सवार सेना के साथ केंद्र में अब्दाली के वजीर पर सेना से हमला कर दिया। अफगानों ने बड़ा कड़ा मुकाबला करने पर भी मराठों ने उनकी 3 रक्षा पंक्तियों को तोड़ दिया, जिसे देखकर
शाह वली खां घबरा गया। उसने घोड़े से उतरकर अपने सैनिकों को इस प्रकार ढांढस बंधाना शुरू किया कि मेरे मित्रों, हमारा देश बहुत दूर है। यानी मराठों का हमला इतना जबरदस्त था कि शाह वली खां घबराकर घोड़ों से नीचे उतरकर अपने सैनिकों को समझा रहा है कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमारा देश बहुत दूर है, तुम कहाँ भागे जा रहे हो। परंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तब मालूम हुआ कि अब्दाली के विरुद्ध लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसकी दाएं पंक्ति पीछे हट गई है। केंद्र भंग हो गया है और केवल वाम भाग ही अपनी जगह पर डटा हुआ है। अंत में नजीबुद्दौला ने कड़े मुकाबले में परिस्थिति को संभाला। जनकोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर से जो रोहिला सेना भिड़ रही थी, वह मराठा सेना से बहुत अधिक बड़ी थी। लेकिन नजीबुद्दौला और मल्हार राव ने पहले ही गुप्त समझौता सांठगांठ हो गई थी। यानी मल्हार राव ने सांठगांठ कर ली थी नजीबुद्दौला से हो गए, जिसके अनुसार इसी समय मल्हार राव होलकर जनकोजी को उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। यानी मराठों से गद्दारी कर दी। मल्हार राव होलकर जनकोजी को उसके भाग्य के सहारे छोड़कर भाग गया। अब्दाली ने भगोड़े को मैदान में लाने के लिए अपनी सुरक्षित सेना भेजा। 4000 आदमियों दाई पंक्ति की सहायता के लिए और 10,000 वजीर शाह वली की सहायता के लिए भेजे। तलवारों के हमले करने की आज्ञा दे दी। इसी समय उसने शाह पसंद खां और नजमुद्दौला को आज्ञा दी कि वह मराठों के केंद्र को बगल में ले ले और ऊँटों पर कड़ाबीन बंदूकें रखी हुई थी, जिन्हें सरपट दौड़ाकर पास ही मराठों सेना पंक्तियों को गोली बरसाना शुरू कर दी। नई अफगान सेना ने मराठों पर जवाबी हमला किया। एक के साथ एक समय किए गए मराठे थके मांदे और भूखे थे, अतः वह शिथिल हो गए। यानी हल्की बंदूकें, तो को जो बंदूकें थी वो ऊँटों पर थी, वो भागकर नई सेना आ गई और मराठों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और मराठे भूखे प्यासे और अंत में शिथिल हो गए। फिर भी उन्होंने सख्त मुकाबला किया और पूरे 2 घंटे ऐसा घातक भार युद्ध हुआ कि हथियारों की खड़खड़ाहट और विरोधी नारों की आवाज़ के सिवाय और कुछ भी सुनाई नहीं देता था। दिन के 2:15 बजे विश्वासराव गोली से मारा गया। यानी जो साथ में आया था विश्वासराव, वो गोली से मारा गया। अतः भावुक शत्रुओं पर बुरी तरह टूट पड़ा और 1 घंटा लड़ने के बाद स्वयं भी घबराहट में मर गया। यानी स्वयं की भी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मराठों का मुकाबला समाप्त हो गया। इस संबंध में काशीराज लिखता है, यानी एक पंडित है काशीराज जी, वो लिखते हैं, जैसा किसी जादू का प्रभाव से होता है, अब मराठे सेना युद्ध क्षेत्र में मुर्दों के ढेर छोड़कर पीठ दिखाते हुए सिर पे पैर रखकर भाग गए। यानी मराठा सैनिक जो बचे थे वो सिर पर पैर रखकर भाग गए। यानी पीछे देखा ही नहीं उन्होंने, आगे भाग गए। अफगानों ने अनेक खेतों तक उनका पीछा किया, उन्हें शरण नहीं लेने दी और उन्हें जितने भी भगोड़े मिले सके उनका सबका कत्ल कर दिया। जितने को पकड़ा सबको मार दिया अफगानों ने। यह कत्ल उस रात को तथा दूसरे दिन भी होता रहा। सारे मराठा शिविर को लूटकर स्त्रियों तथा बच्चों को दास बना लिया गया। यानी स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया अफगानों ने। दूसरे दिन 15 जनवरी को सूर्योदय होने पर संसार को मराठों के बड़े भारी विनाश का पता लगा। सारा युद्ध क्षेत्र उस खेत के सामने समान मालूम पड़ता था जिसके लाल पोस्त के फूल खिले हों। यानी सब मराठा लाल ही लाल हैं, जैसे कोई पोस्त के फूल खिले हों। जहाँ तक दृष्टि जाती वहाँ तक लंबे लंबे शरीरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसा मालूम पड़ता है मानो या तो वह सोए हैं या कलापूर्ण ढंग से भी नहीं दिखाई देता। ऐसा मालूम पड़ता है मानो वह कलापूर्ण ढंग से सजाकर रखे गए। मुर्दों के 32 ढेर गिने गए थे, जिनमें प्रत्येक ढेर में 500 से 1000 लाशें थी। यानी 32 ढेर थे और प्रत्येक में 500 से 1000 लाशें थी। अगर मिनिमम 500 भी माने तो 16,000 सैनिक वहाँ पर मरे पड़े थे और ज़्यादा भी थे। और कुल संख्या 28,000 तक पहुँच गई। लगभग इतनी ही लाशें खाई तथा खेमे के चारों ओर पड़ी हुई मिली थी। लगभग 9,000 मराठे पानीपत में जाकर छिप गए, किंतु वे बुरी तरह से मार दिए गए। काशीराज स्वयं मराठा था और उसने युद्ध का सारा हाल अपनी आंखों से देखा था। वह धर्मांधता के इस महाकोप का वर्णन करते हुए करता है कि हर एक दुरानी सिपाही 100 या 200 कैदियों को पकड़कर लाता था और उन्हें यह कहकर काट डालता था कि जब तक मैं देश से चला जाता था तो मेरे बाप, बहन तथा स्त्री ने मुझे कहा था कि तुम हमारे खातिर जितने भी काफिरों को काट सको उतने काट डालना। यानी प्रत्येक सिपाही दुरानी सैनिक ने यह कहा कि जब वो युद्ध में जा रहा था तो उसके जो घरवाले हैं उन्होंने कहा था कि तुम जितने भी काफिरों को मारोगे मार डालना।
काट डालना। हमने इस धर्म युद्ध की विजय पाई है, अतः हमारा धर्म यही है कि हम काफिरों को काटे, जिससे हमारे संबंधियों को पुण्य, यानी उनके संबंधियों को पुण्य सवाब प्राप्त हो। इस प्रकार हजारों सिपाही और कैदी काट डाले गए। शाह और उसके सरदारों ने खेमों को छोड़कर हर तंबू के बाहर बहुत से सिरों के ढेर लगा दिए। कहा जाता है कि मराठों का प्रलय दिन था। युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए व्यक्तियों से पेशवा का सबसे छोटा बेटा विश्वासराव भाऊ जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया इत्यादि प्रमुख थे। जनकोजी सिंधिया बुरी तरह घायल हुआ और वह भी बाद में मार डाला गया। इब्राहिम गारदी भी कैद करके मार दिया गया। मल्हार राव जनकोजी को उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ और वह सुरक्षित दशा में पूना पहुंच गया। यानी मल्हार राव जी होलकर युद्ध में अपनी पीठ टिकाकर भाग गए और पूना पहुंच गए। महादजी सिंधिया घायल और लंगड़ा होकर भाग गया। महादजी सिंधिया भी घायल और लंगड़ा होकर भाग गए। अंताजी मनकेश्वर फरूख नगर के बलूचों द्वारा मारा गया। संक्षेप में लगभग 75,000 मराठे हताहत हुए। मराठों ने ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी ने किसी आदमी के लिए शोक न मनाया हो। यानी मराठवाड़ा में पूरे ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी आदमी के लिए शोक न मनाया गया हो। यानी हर एक मराठा परिवार से एक व्यक्ति मारा गया। अनेक घर तो ऐसे थे जिनके घर के मालिक मर गए थे और नेताओं की तो पीढ़ी ही पीढ़ी तलवार के एक वार से ही मौत के घाट उतर गई। जदुदास सरकार ने यह बात लिखी है। लगभग 25,000 मराठों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिनमें 8,000 तो वे थे जिन्होंने सुजाउद्दौला के खेमे में जाकर शरण ली थी और उसने उदारता के साथ उनकी रक्षा कर उन्हें अपनी जेब के रास्ते से खर्च देकर सूरजमल जाट के प्रदेश में पहुंचा दिया तथा सूरजमल ने होलकर और सिंधिया के अपकारों को भुलाकर बड़ी तत्परता से इन्हें मराठा शरणार्थियों को शरण दी, भोजन, कपड़े, दवा दारू और पूरी सहायता की। यानी जहां उन्होंने सैनिक सहायता नहीं दी या उनका साथ नहीं दिया, वहां उनकी दवा दारू की व्यवस्था भरतपुर के सूरजमल जाट ने की। मराठा पराजय के कारण। पानीपत के युद्ध में मराठा पराजय के कारण परिणामों के विषय में इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। महाराष्ट्र के सभी आधुनिक लेखक इस विषय से एकमत है कि मराठाओं को केवल 75,000 व्यक्तियों की हानि उठानी पड़ी, किंतु उनके लक्ष्य को किस प्रकार हानि नहीं पहुंची। इतिहासकार सरदेसाई लिखते हैं, इस युद्ध क्षेत्र में मराठा जनशक्ति का महाविनाश अवश्य था, किंतु यह विनाश उनकी शक्ति का अंतिम निर्णायक नहीं था। यानी मराठाओं का यह अंतिम सर्वविनाश अंतिम निर्णायक नहीं था। वास्तव में इस युद्ध ने लंबे अरसे के बाद दो महान प्रसिद्ध पुरुष नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया को चमका दिया, जो उस प्रलयकारी दिन बड़ी आश्चर्यजनक रीति से मृत्यु से बचकर निकल गए थे और उन्होंने मराठा के पूर्व गौरव को पुनर्जीवित कर दिया। पानीपत के युद्ध में हुए मराठों का विनाश देवी प्रकोप के समान था। इसने मराठों की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया, किंतु इससे उनके राजनीतिक जीवन का अंत नहीं हो गया। यह मान लेना कि पानीपत के विनाश ने मराठों की सार्वभौमिकता के प्रिय स्वप्न को सदा के लिए नष्ट कर दिया था, परिस्थितियों को ठीक न समझना है, जैसा कि तात्कालीन लेखों से ज्ञात होता है। महान इतिहासकार जनुराज सरकार ने इस विषय में विभिन्न मत है। वह कहते हैं, इतिहास के पक्षपात रहित अध्ययन से ज्ञात होगा कि मराठों को यह जोरदार दावा कितना निर्मूल है। इसमें संदेह नहीं कि मराठा सेना ने निर्वासित मुगल सम्राट को 1772 में इनके पूर्वजों के सिंहासन पर फिर बिठा दिया, किंतु वे उस समय न तो वास्तव में राजा निर्माता हुए, न ही मुगल साम्राज्य के वास्तविक शासक, वरन उनकी स्थिति तो मात्र मंत्री और सेनापतियों जैसी थी। इस प्रकार का गौरवपूर्ण पद तो केवल 1789 में महादजी सिंधिया और 1803 में अंग्रेजों को ही प्राप्त हुआ था। पुस्तक है फेल ऑन द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। यह दूसरा मत युक्तिपूर्ण और सत्य है। पहली बात तो यह है कि यह युद्ध पूर्ण रूप से निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ था। मराठा सेना और उसके नायकों का सर्वनाश हो गया था। 1 लाख से अधिक व्यक्तियों में से केवल कुछ हजार ही महाराष्ट्र पहुंच पाए। इनमें से भी कोई लुंजू पुंजू था, यानी किसी के लंगड़ा था, या फिर कोई हाथ से लूला था, या तो किसी का दिमाग खराब था। ऐसे ही लोग जो मराठा राष्ट्र के विनाश का समाचार मिला, मराठा सैन्य शक्ति को इतना अधिक विनाश था कि 3 महीने तक तो पेशवा के हताहतों का वास्तविक ब्यौरा, भाऊ और उसके दूसरे नेताओं की मृत्यु का समाचार न मिल सका। दूसरी बात यह है कि यद्यपि अब्दाली पानीपत की विजय के बाद भारत में बस नहीं गया था, किंतु फिर भी उत्तर भारत के पंजाब, मुल्तान, दिल्ली के प्रांत पर मुस्लिम साम्राज्य को प्रभुत्व पुनः स्थापित हो गया। इसके बाद मराठों ने पंजाब को वापस लेने की और सीमांत प्रदेशों की रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया। बात स्मरण योग्य है।
1745 से 1760 तक पंजाब, मुल्तान और दिल्ली का भाग्य डामाडोल ही था। कभी ये मराठों के हाथ में चले जाते तो कभी मुसलमानों के। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि पानीपत की हार के कारण संपूर्ण देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का मराठों का मधुर स्वप्न नष्ट हो गया। अब्दाली ने पेशवा से संधि करने की इच्छा की थी और वह फरवरी 1763 में पूरी भी हो गई थी, किंतु उससे 1761 के निर्णायक युद्ध में तनिक भी अंतर नहीं आया और न ही उत्तरी भारत और दिल्ली पर पठान शासन में प्रबंध में कोई संदेह उत्पन्न हुआ। तीसरा, मराठा पराजयों का नैतिक प्रभाव पर और गहरा पड़ा। मराठा सेनाएं अब तक अजय समझी जाती थी, किंतु अब उनको सैनिक और राजनीतिक सम्मान घट गया। अब भारत में मराठों की मित्रता का कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि गत 4 वर्षों में मराठों ने प्रत्यक्ष देखा कि जिस प्रकार वे अपनी रक्षा नहीं कर सके, उसी प्रकार अपने मित्रों की भी रक्षा नहीं कर सकेंगे। चौथी बात यह है कि जैसे सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इस युद्ध में बालाजी सहित लगभग सभी बड़े बड़े मराठे कप्तान और राजनीतिज्ञ मारे गए। अतः मराठा इतिहास के सबसे कलंकित रघुनाथ दादा की गणित अभिलाषा की पूर्ति का मार्ग बिल्कुल खुल गया और हानियों की पूर्ति तो समय पर हो ही जाती है, किंतु पानीपत के युद्ध में यह सब बड़ी चतुराई से पैदा कर दी। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि पानीपत में मराठों की हार ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि पेशवा परिवार परस्पर वैमनस्य कलह उत्पन्न हो गया, जिसके कारण आगे चलकर मराठों का पतन हो गया। पांचवी बात यह है कि मराठों की सर्वविनाशकारी पराजय और उसके बाद उनकी राजनीतिक शक्ति नष्ट हो जाने के फलस्वरूप अंग्रेज व्यापारियों को भारत में अपने धूर्त पड़ोसियों की दास्ता से मुक्त पाकर शीघ्रता से उन्नत करने का अवसर मिल गया, यानी अंग्रेजों को इससे बड़ा प्रॉफिट मिल गया। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वार खुल गए। इतिहासकार सरदेसाई लिखते हैं, इस बात में अब कोई का प्रतीक है कि मराठे और मुसलमान कुरुक्षेत्र के प्राचीन मैदान में घातक युद्ध में फंसे हुए थे। तब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम संस्थापक क्लाइव इंग्लैंड जाकर प्रधानमंत्री लॉर्ड चेथम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संभावनाओं के स्वप्न की व्याख्या कर रहा था। पानीपत ने भारत साम्राज्य के युद्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक और साझेदार पैदा कर दिया। वास्तव में यह उस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण था जो भारत के इतिहास में निर्णायक हो गया। पानीपत के युद्ध के दूसरे दिन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने कार्निक के नेतृत्व में पराजित किया और उनकी शरण में जाना पड़ा। 16 फरवरी 1761 को अंग्रेजों ने पांडुचेरी पर अधिकार कर लिया और फ्रांसीसियों की शक्ति नष्ट कर दी। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सितारा चमक गया, यानी पानीपत के युद्ध से किसी को फायदा हुआ था तो वो सबसे ज्यादा फायदा हुआ था अंग्रेजों को। मराठा पराजय के कारण। पानीपत के युद्ध में मराठा पराजय के अनेक कारण थे। पहला कारण तो यह था कि अब्दाली की सेना भाऊ की सेना की संख्या में अधिक थी और युद्ध कौशल में अधिक निपुण थी। सर जदुनाथ सरकार ने तात्कालीन लेखों के आधार पर अनुमान लगाया कि अब्दाली की सेना में 60,000 थी और मराठों की सेना 45,000 से अधिक नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि अब्दाली को दोवाब और दिल्ली प्रदेश की रसद मिल सकती थी, अतः उसके सैनिकों तथा अनेक घुड़सवारों और लद्दू जानवरों के खाने की भी अधिक सामग्री उपलब्ध थी। इसके विपरीत मराठे 2 महीने तक भूखे मरते रहे और उन्हें भूखे पेट ही लड़ना पड़ा। इस प्रकार भूखी प्यासी सेना एक सुसज्जित और संतुष्ट शत्रु को जीत नहीं सकती थी। तीसरा कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली की सेना सुशिक्षित और अनुशासित थी। शाह बिना किसी हेरफेर के खेमों तथा युद्ध क्षेत्र का पूर्ण व्यवस्था रखता था और अनुशासन व आज्ञा भंग करने वालों को कठोर दंड देता। शाह कैसा कठोर अनुशासन रखता था, इसके अनेक उदाहरण हैं। उसके विषय में काशीराज लिखता है, 1760 में कुछ अब्दाली सैनिकों ने सूजा उद्दौला के खेमे में कुछ सैनिक नियमों की अवहेलना की। जब शाह ने यह सुना तो उन्होंने 200 सैनिकों को पकड़कर तीरों से उनके नाकें छिदवा दी। यानी इतना कठोर था कि अगर अनुशासनहीनता करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा। नाक तीरों से छिदवा दी और उन्हें क्षमा करने या प्राणदंड देने का उसे पूरा अधिकार था। इसके विपरीत मराठा सैनिक और अफसर व्यक्तिगत स्वतंत्रतावादी और उद्दंड थे और अनुशासन को उन नीचे व्यक्तियों के समान घृणा करते थे जिसका पालन पोषण अनियमित रूप से हो। ऐसे लोग अनुशासनहीनता उद्दंडता को स्वतंत्रता मानते हैं और सुसंगठित रूप से मिलजुल कर सेना तथा स्कूल में काम करने को दास मनोवृत्ति बताते हैं और कहते हैं कि यह बातें उनकी स्वतंत्रता का अपहरण करने वाली है। अनुशासन एवं संगठन की विजय होती है, केवल शारीरिक बल की नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अनुशासनहीन मराठा सेना सुसंगठित एवं सुअनुशासित शत्रु से हार गई
चौथी यह बात है कि यद्यपि भाऊ के पास योग्य सेनापति इब्राहिम का गार्दी की अधीनता में बड़ा अच्छा तोपखाना था, किंतु सामूहिक दृष्टि से उसकी सेना अस्त्र शस्त्रों और दूसरे सैनिक सामग्री में अब्दाली की सेना से कहीं घटकर थी। यानी तोपखाना तो उसके पास अच्छा था, किंतु दूसरे जो साधन है वो उनके बराबर नहीं थे, घटकर थी। अब्दाली के पास सैकड़ों कूड़ाबीन बंदूकें थी जो तेज दौड़ने वाले ऊंटों की पीठ से पर चलती थी। गार्दी का तोपखाना तो आमने सामने की लड़ाई में बेकार हो जाता था, किंतु अब्दाली की कुबड़दानी कड़ाबीनी बंदूकें चारों ओर से निरंतर चलती रहती थी। अब्दाली की सेना के पास बंदूकें थी और मराठों के पास भाले और तलवार थी। पांचवा कारण यह है कि भाऊ निडर सैनिक था, किंतु सेनापति के रूप में वह विरोधी अब्दाली से हीन था। उस समय एशिया के सेनापतियों में अब्दाली सबसे अधिक योग्य माना जाता था। जन्मजात नेता जिसा उसका लंबा शरीर, उसका युद्ध कौशल, कूटनीति उसकी सफलता के मुख्य कारण थे। भाऊ योद्धाओं की देखभाल करने के लिए प्रत्येक टुकड़ी से अपना संबंध बनाए रखने की बजाय स्वयं युद्ध में अंधाधुंध कूद गया। यानी जब विश्वासराव मारा गया तो उन्हें अपना आपा खो दिया और युद्ध में अंधाधुंध कूद गए। और विश्वासराव की मृत्यु के बाद तो वह असाधारण सैनिक की भांति काल के गाल में कूद ही गया। छठा कारण यह है कि भाऊ दिल्ली के यातायात मार्ग को सुरक्षित नहीं रख सका। यह उसकी भयंकर बड़ी भूल थी, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार जमाए रखने के लिए कुछ हजार ही सैनिक छोड़कर शत्रु के जाल में फंस गया। किंतु अब्दाली ने अपने रूहेले मित्रों के प्रदेश दोआब से पूरा संबंध स्थापित रखा। मराठा सेना के संबंध अपने प्रदेश में बिल्कुल अविच्छिन्न हो गए थे और वह यहाँ सैकड़ों मील दूर आकर गिर गई थी। मराठों की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि मराठों ने 10 वर्ष से अधिक समय तक उत्तरी भारत की जनता, राजपूत सरदार, जाट राजाओं पर आक्रमण कर हिंदू और मुसलमानों के सामने समान रूप से सहानुभूति खो दी। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि मराठों ने असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि मराठों ने 10 वर्ष से अधिक समय तक उत्तरी भारत की जनता, राजपूत सरदार, जाट राजा पर मनमाने आक्रमण कर हिंदू और मुसलमानों की समान रूप से सहानुभूति खो दी। इसलिए उनकी मदद किसी ने नहीं की। यही कारण था कि उत्तरी भारत की जनता ने उसकी विपत्ति में तनिक भी सहायता नहीं की। सार्वजनिक सहानुभूति और सहायता भी सुरक्षा की दूसरी पंक्ति बन जाती है। अतः पानीपत के युद्ध में मराठों विनाश के अनेक कारणों से उनके प्रति जनता की दुर्भावना का होना भी एक अनिवार्य कारण है। यानी समय समय पर 10 साल तक उन्हें खूब लूटा कसोटा मराठों ने। जब उनके युद्ध करने की बारी आई, वह युद्ध लड़ने गए तो किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके मन में दुर्भावनाएं थी कि हम पे अत्याचार किए, अब तुम पे अत्याचार होंगे। तो इस दुर्भावनाओं से उन्होंने किसी का उनका सपोर्ट नहीं किया। बालाजी बाजीराव की मृत्यु, यानी अब जो तीसरा पेशवा है उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि युद्ध के हार जाने से उसको आघात लगा। पेशवा को 2 महीने तक पानीपत से कोई समाचार नहीं मिला, अतः अपनी सेना के विनाश का ज्ञान नहीं था। अब उसने भी उत्तर भारत की कूच करने की योजना बनाई। यानी बालाजी बाजीराव जी उत्तर भारत की तरफ सोचने लगे कि हम जाएं। किंतु कुछ दिनों बाद उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, अतः उत्तरी भारत से लाई गई दास लड़कियों के गाने और नृत्य द्वारा उनके मन को अनेक चिंताओं से हटाने का प्रयत्न किया गया। 27 सितंबर 1760 को पैठन में एक जवान स्त्री के साथ उसका विवाह भी करा दिया गया। इस दशा में उत्तरी भारत के लिए प्रस्थान कर वह 24 जनवरी को भेलसा पहुंचा और वहीं उसे एक महाजन के पत्र से अपनी सेना के विनाश का समाचार मिला। यानी एक महाजन के पत्र से उसे सेना का समाचार मिला। कुछ दिन बाद रुकने के बाद वह सिरों से 32 मील दूर पच्छर में पहुंचा। वहां सेनापति पानीपत के विनाश के ठीक समाचार मिला, जिसे सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। इस कारण वह पुनः लौटने के लिए बाध्य हो गया। 23 जून 1761 को उसकी मृत्यु हो गई। मतलब आघात लगा और उसकी भी मृत्यु हो गई। उनका चरित्र, व्यक्तित्व कैसा था, उनके बारे में। बालाजी बाजीराव सुंदर और मृदुभाषी था। अपने पूर्व पेशवा के विपरीत वह कला प्रेमी, विलासी था तथा उसे रहन सहन के ढंग भी ऊंचा स्तर का था। यद्यपि वह सामान्य दृष्टि से सफल सैनिक और कूटनीतिज्ञ था, किंतु वह युद्ध कौशल और राजनीतिज्ञता में अपने पिता के समान नहीं था। वह पेशवा काल में मराठा राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक के झरनों के पानी पीकर प्यास बुझाई। यानी कन्याकुमारी उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसके घोड़ों ने पानी पिया, मतलब मराठों का अधिकार था, प्यास बुझाई। पेशवा यद्यपि अच्छा प्रबंधक था और उसे दक्षिण के मराठा प्रदेश में माल तथा न्याय के प्रबंध की उत्तम रीति निकाली थी, किंतु उसने तलवार के बल से बढ़ाए हुए
विस्तृत मराठा साम्राज्य में नियमित सरकार स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जहां तक मराठा साम्राज्य का संबंध है, उसने इससे पहले की तरह ही रहने दिया और नियमित प्रबंध की बजाय लुटेरों का संगठन मात्र बना दिया। किंतु दक्षिण में उसने कुछ लाभदायक सुधार किए। कुछ महाराष्ट्र तथा राज्य प्रबंध अपने योग्य मंत्री रामचंद्र शेवनी के हाथों को सौंप दिया और उसकी मृत्यु के बाद इसे अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाई के हाथों में दे दिया। बल्लाव मंडू भूगनी नाम का एक माल कमिश्नर ने माल नियम और उपनियम में सुधार किया। कर वसूलने के हिसाब देने के लिए बाध्य किया। उसने कर वसूली में कुछ गड़बड़ियों को दूर कर अनुचित करों को समाप्त कर दिया। प्रजातांत्रिक ग्रामों में प्रजातंत्र का भी ध्यान रखा गया। न्याय प्रबंध को नियमित किया। बालकृष्ण गाडगिल नामक एक योग्य विधि ज्ञाता को प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। ग्रामों और नगरों को सुदृढ़ आधार पर पंचायतों का गठन किया। पूना को सड़कों और सुंदर भवनों से सुसज्जित किया कर वह कार्यकुशल पुलिस की स्थापना की। उसने अनेक मंदिर बनवाए, जेलें खुदवाई। इन सुधारों के कारण ही वह मराठा कृषक समाज आज भी उसकी कृतज्ञता को स्मरण कर सकता है। किंतु होलकर और सिंधिया जैसे अपने अधीनस्थ सरदारों को बालाजी बाजीराव पूरी तरह से वश में न रख सका। ये बहुत दिनों तक आपस में झगड़ते रहे, जिस कारण उत्तरी भारत में मराठा हितों को बहुत हानि उठानी पड़ी। वह अपने भाई रघुनाथ राव को सीधे मार्ग पर नहीं ला सका और उसने एक मूर्खता और की कि वह अपने ही एक सरदार तुलाजी आंग्रे को दबाने के लिए अंग्रेजों से सहायता ली। उसने मराठा उत्तरी भारत की राजनीति में अपने नियंत्रण में नहीं रखा और मल्हारराव होलकर की मराठा की जानी दुश्मन नजमुद्दौला से सांठगांठ की उपेक्षा कर दी, यानी उसको भी दंड नहीं दिया, भले ही उसने कितना ही बड़ा चैलेंज कर दिया। पेशवा ने होलकर और सिंधिया को राजपूतों और जाटों पर अत्याचार करने की खुली छूट देकर उन्हें भी अपना शत्रु बना लिया। मतलब सभी जगह अपनी शत्रुता ही शत्रुता बनाई, खुद ने आगे बढ़कर कोई काम नहीं किया। वास्तव में उत्तरी भारत में हिंदू उसी के कारण मराठों से वैमनस्य रखते थे और संपूर्ण भारत हिंदू राज्य की स्थापना की योजना भी उसी के कारण असफल रही। यानी उसने कोई भी आगे बढ़कर ऐसा काम नहीं किया जिससे कि यह बात सिद्ध हो सके। इसके बाद हम अध्ययन इनका ही जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या स्थितियां रही? पानीपत के युद्ध के बाद मराठा शक्ति पर भीषण प्रहार हुआ। उसने मराठों के सैनिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा को भारी आघात लगा। किंतु पेशवा माधवराव प्रथम ने मराठों में पुनः आश्वासन व उत्साह स्थापित कर दिया, यानी अगला पेशवा बना माधवराव प्रथम। अनुशासन व उत्साह स्थापित करके पानीपत की कालीमा को मिटा दिया। पेशवा माधवराव के कुशल नेतृत्व में मराठे पुनः उतने ही शक्तिशाली बन गए जितने पानीपत युद्ध के पूर्व थे। 18 दिसंबर 1772 को पेशवा माधवराव की भी मृत्यु हो गई। मराठों के लिए उसकी मृत्यु पानीपत से भी अधिक घातक सिद्ध हुई। सर जनुनाथ सरकार ने लिखा है, उसकी मृत्यु के बाद मराठों का सूर्य अस्ताचल में चल पड़ा, क्योंकि अब मराठा सरदार को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता किसी में नहीं थी। मराठा दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। सभी मराठा सरदार स्वतंत्र आचरण करने लगे। फिर भी इस काल में दो प्रमुख मराठा सरदारों महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने लड़खड़ाती हुई मराठा शक्ति को बल प्रदान करने का प्रयास किया, किंतु अन्य मराठा सरदार अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य को भुला बैठे। स्वार्थी और कर्तव्य विमुख मराठा सरदारों में आपसी फूट और प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई। मराठों की इस फूट का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। 1777 में लगभग भारत के रंगमंच पर, राजनीतिक रंगमंच पर दो शक्तियां मराठा और अंग्रेज ही रह गए। भारत में राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्ति के लिए इन दोनों शक्तियों में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। यद्यपि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठे अंग्रेजों से कमजोर नहीं थे, लेकिन ये दोनों ही मराठा सरदार न तो एक होकर अंग्रेजों से मुकाबला कर सके, न ही अंग्रेजों के प्रति समान नीति का पालन कर सके। ऐसी स्थिति में कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों के लिए मराठों को धराशायी करना आसान हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब मराठों के प्रति ब्रिटिश नीति। अब रंगमंच पर दो ही शक्तियां बची थी, अब दोनों में क्या हुई इनको पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसका उल्लेख 5वें अध्याय में यथास्थान पर किया गया था।
इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर बंगाल के गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित कर दिया। इससे स्पष्ट नहीं था कि इन दोनों प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित करते हुए भी अपवाद स्वरूप इन दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को स्वतंत्र कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया गया। अतः दोनों प्रेसिडेंसियों ने के अधिक स्वच्छंद होकर कार्य करने लगी। मध्य और दक्षिण भारत की ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिनसे उन्हें झगड़ा मोल न ले रखा हो। प्लासी के युद्ध में बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो चुकी थी। अब अंग्रेज दक्षिण भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने को उत्सुक हो उठे। दक्षिण भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति के 3 भाग थे। पहला, अंग्रेज जानते थे कि दक्षिण के मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, निजाम, मराठा, हैदर अली। यद्यपि तीनों शक्तियां अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो जाती तो दक्षिण में अंग्रेजों का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। अतः अंग्रेज चाहते थे कि ये तीनों शक्तियां सदैव आपस में लड़ती रहे और एक न हो। दूसरा, अंग्रेज यह भी जानते थे कि दक्षिण की तीनों शक्तियों में मराठा सर्वाधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी हैं। अतः मराठों को अपने घरेलू झगड़ों में फंसाए रखना चाहिए ताकि बंगाल व उत्तर भारत में अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को उनमें हस्तक्षेप करने का अवसर ही ना मिले। यानी मराठों को आपस में उलझा दो ताकि वह हमारे किसी काम में हस्तक्षेप न करें। तीसरा, दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर अपने पैर फैलाने के लिए सालसोट बेसिन गुजरात के कुछ भाग कंपनी ने अपने अधिकार में कर लिया ना चाहिए। उपयुक्त नीतियों का अनुपालन करके ही अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। आंग्ल मराठा संबंध, अब जो बात करेंगे हम आंग्ल मराठा संबंध की, तो उनमें बात करेंगे। मुगलों के पतन के समय भारत में मराठा शक्ति उदित हो रही थी। अतः जो शक्ति भारत में प्रमुख स्थान पर रही थी उसका अंग्रेजों से संघर्ष होना आवश्यक था। किंतु 18वीं शताब्दी के मध्य अब अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह मराठा को सामना कर सके। अतः कंपनी सदैव इस बात का ध्यान रखने लगी कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे मराठों से संघर्ष करना पड़े। फिर भी कंपनी अपनी उपयुक्त नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करती रही। 1758 में अंग्रेजों और मराठों के बीच समझौता हो गया, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने मराठों से 10 गांव प्राप्त किए और मराठा क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की। 1759 में ब्रिटिश अधिकारी प्राइस व थॉमस मार्टसन पूना गए और इन दोनों का उद्देश्य मराठों से सालसोट और बेसिन प्राप्त करना था, किंतु इन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं हुई। पानीपत में मराठों की पराजय ने इन्हें प्रोत्साहित किया था। 1767 में थॉमस मॉर्टसन की पुनः भेजा। इस बार सालसोट व बेसिन के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पेशवा माधवराव मैसूर के शासक हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का आश्वासन दिया कि कंपनी मराठों से कभी युद्ध नहीं करेगी और यदि कोई तीसरी शक्ति मराठों से युद्ध करती है तो कंपनी मराठों के विरुद्ध उसको सहायता नहीं देगी। 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधवराव की निसंतान मृत्यु हो गई। यानी जो पेशवा माधवराव था उसकी निसंतान मृत्यु हो गई। अतः उसका भाई नारायण राव पेशवा का मनसब पर बन बैठा। यानी उसके लड़का नहीं था तो उसका भाई माधवराव का भाई नारायण राव उसका पेशवा की मनसब पर बैठ गया, किंतु उसका चाचा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था। अतः राघोबा ने अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से 13 अगस्त 1773 में नारायण राव की हत्या करवा दी और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। मराठों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके नेतृत्व में मराठा सरदार ने उसका विरोध किया। वह व्यक्ति था बालाजी जनार्दन, जो नाना फडणवीस के नाम से प्रसिद्ध था। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने 12 संसद का निर्माण कर शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, किंतु उसके सामने समस्या यह थी कि पेशवा किसे बनाया जाए। जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। 18 अप्रैल 1874 को उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया। 12 संसद ने माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर दिया। नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। 12 संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस पर राघोबा ने 1774 को थाना नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार हमने देखा कि माधवराव के कोई पुत्र नहीं था। नारायण राव पेशवा बना उसका भाई, तो उसकी भी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। उसी समय उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा और उसको नया पेशवा बनाया, किंतु रघुनाथ राव ने युद्ध किया तो युद्ध से वह भाग गया और आगे चलकर अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। अब अंग्रेज तो यही चाहते थे कि आपस में लड़ो और हमारे पास आओ समझौता कराने के लिए,
और वही बात हुई। इस प्रकार इन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हो गई मराठों के लिए और उनका पतन का मार्ग निश्चित हो गया। तो अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में मैंने आपको पानीपत के जो तृतीय युद्ध है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और आपको बताया कि किस प्रकार मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, पानीपत के युद्ध में उसका पतन हुआ मराठों का, और फिर भी वह उठकर खड़े हो गए, जहां पर उन्हें नाना फडणवीस और बालाजी बाजीराव जैसे नाना फडणवीस और बालाजी जनार्दन जैसे योग्य सेनापतित्व का नेतृत्व प्राप्त हुआ। और इसके बारे में हम अध्ययन आगे करेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी चालें चलना शुरू किया और पूरा का पूरा मराठवाड़ा हड़प लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों ने इस क्लास का जो अध्ययन किया है, निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अतः आप इस क्लास को कंटिन्यू रखिए, ताकि क्या है कि आपको आगे से आगे क्लास समझ में आती रहे। और निश्चित रूप से जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और इसको ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करते रहें। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।